हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। याद करो, हमने कल करा था मोहम्मद गौरी, वहाँ तक किया था हमने मोहम्मद गौरी तक। और उसमें मोहम्मद गौरी का 4 स्लेव था टोटल, जिसमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, जो कि कौन सा एरिया लिया था, कौन सा एरिया को रूल कर रहा था, वो स्टार्ट किया था रूल करना, कौन सा एरिया उसके अंडर में आया था, दिल्ली वाला एरिया जो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आया था। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, वो टेंपल से आ रहा है, मंदिर से आ रहा है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, सिर्फ मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करो। ओके, तो मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बाद में जाके एक डायनेस्टी स्टार्ट करता है, एक डायनेस्टी नहीं, एक सल्तनत स्टार्ट करता है। और उस सल्तनत में ढेर सारे डायनेस्टीज आएंगे, तो वो स्टार्ट करता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करता है। और दिल्ली सल्तनत एक प्रोविंस की तरह मान लो कि दिल्ली है, एक प्रोविंस दिल्ली है, और उसमें अलग अलग डायनेस्टीज आ रही हैं। तो सबसे पहला डायनेस्टी कौन आता है दिल्ली सल्तनत में? स्लेव डायनेस्टी, जो कि कौन, इसके फाउंडर कौन है? वही कुतुबुद्दीन ऐबक। सेम, तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर ऐसे ही बोल सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक है, या फिर स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डायनेस्टीज आएंगे, बहुत सारे मीन्स पढ़ेंगे हम आगे। तो इसको समझो ऐसे, मतलब ऐसे समझो कि दिल्ली क्या एक प्रोविंस है, उसमें टाइम टू टाइम अलग अलग डायनेस्टीज आ रही है। स्लेव डायनेस्टी खत्म होगी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आएगी, फिर ऐसे तुगलक डायनेस्टी आएगी, तो ऐसे ऐसे करके आएगी। ओके, ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाला है स्लेव डायनेस्टी, और हम स्लेव डायनेस्टी पूरा खत्म करेंगे। कल हम करेंगे दूसरा डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। ओके, तो स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। और ये कब से कब तक रहा? 1206 से लेके 1290 एडी तक रहा ये स्लेव डायनेस्टी। 1206 एडी से लेके 1290 एडी तक रहा। इसमें जो रूलर्स होंगे, इस डायनेस्टी में जो रूलर्स आएंगे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं इलबारी ट्राइब से, इलबारी ट्राइब से, जिसको हम कहते हैं समशी ट्राइब भी कहते हैं, समशी ट्राइब भी कहते हैं। और ये ट्राइब किधर का है? ये तुर्किश ऑरिजिन का है, तुर्किश ऑरिजिन का ये ट्राइब है, इलबारी ट्राइब या फिर शमशी ट्राइब। तो इसमें जो रूलर्स आएंगे इस डायनेस्टी में, स्लेव डायनेस्टी में या फिर ममलुक डायनेस्टी में, तो ये उस ट्राइब के लोग होंगे, उस ट्राइब के लोग हैं ये। ओके, इलबारी या फिर शमशी ट्राइब। डेट इंपॉर्टेंट है याद करना, स्लेव डायनेस्टी को ममलुक कहते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट है याद करना, डेट वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रूलर अभी बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो होते हैं सबसे पहले रूलर। ओके, फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 तक, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको लक्ष्य बख्श भी कहा जाता है, और सिपाह सलार और कुरान खान भी कहा जाता है। लक्ष्य बख्श का मतलब गिवर ऑफ लैक्स, ये किसी ज़रूरतमंद को ऐसे पैसे दे देते थे, ऐसे लाखों लाखों दे देते थे उनको, तो गिवर ऑफ लैक्स, इसलिए इनका नाम पड़ा है लख बख्श, सिपाह सलार और कुरान खान। देखो इंपॉर्टेंट ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, लक्ष्य बख्श इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये वाला याद करने का है। ओके, इसमें तो कोई ट्रिक की तो जरूरत है नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे याद हो जाएगा। 2-3 रूलर्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो 2-3 रूलर्स को ऐसे डायरेक्ट ही याद कर लेना, उसमें ट्रिक ही क्या लगाना। ओके, कैपिटल इनका कहाँ था? लाहौर था। लुक, ये कहाँ पे थे? ये दिल्ली वाले एरिया में थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इनका कैपिटल लाहौर पर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाहौर पे कौन था? कुबाचा था ना, लाहौर पे कुबाचा था, कुबाचा को हटाए वहाँ से और कैपिटल लाहौर को बनाए जाके, दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाए, ये कैपिटल जाके अपना लाहौर को बनाया। और वहाँ जो कुबाचा बैठा हुआ था, वो भी एक स्लेव था ना गौरी का, तो उसको हटा के उसको लाहौर को फिर अपना कैपिटल बनाया। ओके, ये हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया क्या क्या? कुवत उल इस्लाम बनवाया, जो कि दिल्ली में है। और ये है क्या कि फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहला मॉस्क है ये। ओह, आज भी थोड़ा ये अल्सर थोड़ा दर्द कर रहा है। चलो, कुवत उल इस्लाम ये दिल्ली में है, और ये फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया याद रखना। इसको बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो, ये इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कह रहे हैं, इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? घोड़ी का स्लेव था ना, इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जा रहा है। इसके बाद जो रूलर आएगा ना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव होता है वो। ठीक है, तो इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम पड़ा है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, एक चीज़ और बनवाया इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये किधर है? अजमेर में है। और ये किसके लिए बनवाया गया है? मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए ये झोपड़ा उसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी चीज़ें याद रखनी है।
अब थोड़ा इस चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखो, ये है कुव्वात उल इस्लाम, ये है, ये तो कुतुब मीनार है, ये है। और ये जो कुव्वात उल इस्लाम है ना, ये ना कॉर्बेलेट टेक्निक से बनाया गया है, कॉर्बेलेट टेक्निक से बनाया गया है, ठीक है। ये कुव्वात उल इस्लाम कॉर्बेलेट टेक्निक से बनाया गया। कॉर्बेलेट टेक्निक क्या होता है? ये जो ऐसा करके ये बनाया है ना, ये जो ऐसा करके ये रखा है, इसी को बोलते हैं कॉर्बेलेट टेक्निक। तो उसी टेक्निक से इसको बनाया गया है, ओके। और फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया है, जो कि किधर है? दिल्ली में ही है। ये तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना है इसको। कुतुब मीनार ने स्टार्ट किया था, ये बनवाया इसको नहीं था, कंप्लीट ये नहीं करवाया था, कंप्लीट कोई और करवाया था, ठीक है। तो स्टार्ट सिर्फ कर दिया था, इसका नींव रख दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा भी हमने पढ़ा, तो ये रहा 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ देखो, ऐसा माना जाता है कि ये जो बनवाया है ना कुव्वात उल इस्लाम, इसको बनवाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ जाके देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि 1000 टेम्पल को तुड़वा के बनवाया था। 1000 टेम्पल को तुड़वाया, उससे जो भी चीज़ें रेसिड्यू बचा रेसिड्यू रहा, उससे इस टेम्पल को उसने बनवाया था। 1000 टेम्पल को तुड़वा के, टेम्पल नहीं सॉरी, ये मॉस्क बनवाया था 1000 टेम्पल को तुड़वा के, ठीक है। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसमें भी ये टेक्निक लगा हुआ है, कॉर्बेलेट टेक्निक, ये, ठीक है। तो ये पहले ये 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कुछ और था। यहाँ पे क्या था? सरस्वती जी का टेम्पल था यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं? संस्कृत विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ इसको कहा जाता था। वो सरस्वती माँ का एक टेम्पल था, ठीक है। तो वहाँ पे ये था वहाँ पे। और यहाँ पे जैन मोनेस्ट्रीज था, जहाँ पे जैन लोग रहते हैं उसको जैन मोनेस्ट्री बोला जाता है। तो यहाँ पे वो था, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया 2.5 दिन का झोपड़ा में, एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे यहाँ पे कॉर्बेलेट टेक्निक लगा के यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, क्योंकि पहले यहाँ टेम्पल था, इसको ऐसे बदल दिया, ठीक है। चलो, कुतुब मीनार स्टार्ट हुआ बनना 1996 में। थोड़ा सा ये डेट में ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं कहीं पे 1999 लिखा रह सकता है, कहीं कहीं पे 1993 भी लिखा रह सकता है, तो उतना इसको लेके चलना नहीं है। तो उन्होंने एवरेज 1996 इसको रख लो। ये बनवाया गया था किसके लिए? बख्तियार काकी के लिए। इसका पूरा नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसका पूरा नाम है। ये कौन है? एक सूफी सेंट है। और ये है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का है कौन? ये एक गुरु है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको गुरु मानता था, और इसी के लिए, इसी के नाम पे कुतुब मीनार का नींव इसने रखा था, इसी के लिए रखा था कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ओके। एक टोटल 73 मीटर या फिर 238 फीट ऊंचा है ये, कहीं कहीं थोड़ा सा 73.5 भी देखने को मिल सकता है। ये टोटल से 5 स्टोरी है, दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में आ चुके हैं कि टोटल 5 स्टोरी है, 73 मीटर है ये, ओके। देखो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। ही पैटर्नाइज्ड हसन उल निज़ामी एंड फखरुद्दीन। इसके टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे दो लोग थे, दो लोग को इसने पैटर्नाइज किया, एक हसन उल निज़ामी, दूसरा फखरुद्दीन। फखरुद्दीन का एक लिटरेचर है ताज उल मसीर। ताज उल मसीर कैसे इसको याद कर सकते हो? ताज से करना कि फ़क्र, किसी के सर के ऊपर से ताज रखा जाएगा तो क्या फ़क्र, बहुत फ़क्र महसूस करेगा वो, तो ताज उल मसीर फखरुद्दीन, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रिक की ज़रूरत है तो है नहीं। कुव्वत उल इस्लाम तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट मॉस्क इंडिया तो याद कर लेना। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया है, और कुतुब मीनार तो पता ही होगा, नाम से ही हो जाएगा ये। 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे याद कर सकते हो? हाँ, दिन लिखा ना कुतुबुद्दीन, तो 2.5 दिन 2 दिन 2.5 दिन ऐसे करते हैं, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, इसकी डेथ होती है 1210 में। कब से कब तक ये रहा? 1206 से 1210, 4 साल ही रहा। 1210 में इसकी डेथ होती है। डाइट कैसे मरता है? जब ये पोलो खेल रहा होता है, जिसको चौगान भी बोलते हैं, चौगान, हॉर्स पोलो, यही है हॉर्स पोलो, इसको चौगान कहा जाता था। तो इसको खेलते वक्त उसके डेथ हो जाती है। तो ये है पोलो, ऐसे खेलते हैं, ठीक, हॉर्स पे बैठ के।
उसके बाद आते हैं आराम शाह। आराम शाह कौन है? इसका बेटा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है आराम शाह, वो आता है। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाता है, ज़्यादा दिन तक मीन्स कि बनता ही नहीं है, ठीक है। चाहता है अपने बेटे को बना, लेकिन ये कुछ दिन तक ही टिक पाता है, साल भी नहीं टिकता है, ये कुछ दिन तक ही टिकता है और फिर ये बन जाता है दूसरा राजा। ये क्या करता है? इल्तुतमिश। ये कौन होता है? ये होता है, इसको कहते हैं स्लेव ऑफ अ स्लेव, मतलब ये स्लेवों का स्लेव है। इसका मतलब ये कुतुबुद्दीन का स्लेव होता है और फिर स्लेव होता है, लेकिन ये फिर बाद में जाके सन इन लॉ बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। जब ये सन इन लॉ बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये सोचता है कि अब हम राजा बने और फिर ये आराम शाह को मार के फिर खुद ही गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। जब ये सन इन लॉ बन जाता है, उसका दामाद बन जाता है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ओके, तो इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। और ये कौन है? सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव ऑफ अ स्लेव, इसको याद रखना। इसका डेट है 1210 से लेकर 1236 तक। इसने अपना कैपिटल को दिल्ली कर रख लेता है, ठीक है। ये सब कैपिटल से याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल किधर था? लाहौर। उसके बाद इल्तुतमिश जो राजा बनता है, उसने अपना कैपिटल फिर दिल्ली रख लिया, ठीक है। इसको कहते हैं रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्क्स इन इंडिया। इल्तुतमिश को कहा जाता है रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्क्स इन इंडिया में, रियल कंसोलिडेटेड इसको कहा जाता है तुर्क्स का, ठीक है। इसने एक चालीसा बनवाया जिसको बोलते हैं चहलगानी, जिसको चहलगानी बोलते हैं। ये है क्या? ये है 40 ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 40 ग्रुप्स नहीं, सॉरी, ग्रुप ऑफ 40 लोग का एक ग्रुप है, उसको कहा जाता है चालीसा या फिर चहलगानी। और ये बनवाया क्यों था? इसका काम क्या था? तो इसमें इंपॉर्टेंट लोग को ये रखता था, ठीक है, खास लोग को, और जो कि कह सकते हो राजा के सबसे करीब ये रहेगा। ये 40 लोग का जो ग्रुप है राजा के सबसे करीब रहेगा, राजा को एडवाइस करेगा, राजा के लिए बहुत लॉयल रहेगा, और राजा का जो भी इम्पोर्टेंट काम है राजा इससे कहेगा, अपने इस ग्रुप से, जिसमें 40 लोग हैं, जिसको चालीसा या फिर चहलगानी कहा गया है, ठीक है। तो इसने बनवाया किसने? ये इल्तुतमिश ने बनाया इसको, ओके। इसने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले कौन स्टार्ट किया इक्ता सिस्टम? तो इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो देखो इक्ता सिस्टम होता क्या है? इक्ता सिस्टम मीन्स पीस ऑफ लैंड। इक्ता का मीन्स क्या होता है? इक्ता मीन्स पीस ऑफ लैंड। देखो, जो ये चालीसा या फिर चहलगानी बनवाया, जो कि 40 लोगों का एक ग्रुप था, तो इसमें आते कौन थे? या तो कोई स्लेव्स वगैरह, जिस ऐसे स्लेव्स जाके ऐसे बाहर निकलता था, किसी भी लोगों को ऐसे उठा के उसको स्लेव बना लेता था, किसी कम उम्र के बच्चे को उठा के उसको अपने पास ट्रेनिंग करता था, रखता था, उसको स्लेव बनाता था। तो ऐसे स्लेव्स इसमें होते थे, ये 40 लोग के ग्रुप में। या फिर तुर्किश ऑरिजिन से कोई लोग होते थे, तुर्किश ऑरिजिन के लोग होते थे इसमें। अब राजा का ये काम करेगा, राजा के लिए लॉयल होगा, तो ऑब्वियसली बात है राजा को इसको सैलरी भी देना पड़ेगा। और सैलरी कैसे देगा वो? इक्ता सिस्टम से, मतलब पीस ऑफ लैंड दे देगा। पैसा वैसा कोई नहीं दे रहा था उस वक्त, नहीं दे रहा था। ऐसे बोलता था कि ठीक है, तुम ये पीस ऑफ लैंड रख लो, तुम ये पीस ऑफ लैंड रख लो, तुम ये रख लो, तुम ये रख लो, तुम ये रख लो, तुम ये रख लो। ऐसे से छोटे छोटे लैंड का पीस दे देता था एज ए सैलरी के रूप में। और क्या कहता था कि तुम उस पर जाकर रूल करो। रूल करो मीन्स ऐसा नहीं कि तुम्हारा किंगडम हो गया वो, रूल करो मीन्स कि वहाँ से जाके तुम अपना टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है। जो तुमको एरिया मिल गया है, जो लैंड तुमको पीस ऑफ लैंड मिल गया है, उस पर जाकर तुम टैक्स कलेक्ट करो और उसी को अपने सैलरी के रूप में रख लो, और जितना बच जाए उसमें से वो मुझे ला कर दे दो, ठीक है। तो ये था एकता सिस्टम। और एकता सिस्टम जो करता था मीन्स जिसको लैंड मिलता था, तो जिसके पास वो लैंड होल्डर जो पर्सन होता था, उसको कहते थे इक्तेदार। उसको कहते थे इक्तेदार, नाम से ही बन गया एकता से इक्तेदार। जो वो लैंड को होल्ड करता था उसके कहते थे इक्तेदार। इक्तेदार कहते थे या फिर मुक्ति, इक्तेदार कहते थे या फिर मुक्ति या फिर वाली, तीनों एक ही इंसान है। इक्तेदार, मुक्ति या फिर वाली इसको कहा जाता था, ठीक है। तो चालीसा चहलगानी सिस्टम समझ में आ गया, इक्ता सिस्टम समझ में आ गया। इल्तुतमिश ने और क्या इंट्रोड्यूस किया? सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर कॉइन को कहा जाता था टंका और कॉपर कॉइन को जीतल। इसको याद करने में मेरे को तो बड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर मैं इसको राइमिंग से मैंने याद किया था। सिल्वर टंका कॉपर जीतल, सिल्वर टंका कॉपर जीतल। अगर राइमिंग से नहीं याद होता है तो ST कर लेना, ST कास्ट है ना, तो ST,
ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि टंका किस में है, जीतल किस में है। तो ST से करना, फिर टंका जब ये T से रिलेट हो गया तो फिर जीतल तो अपने आप हो जाएगा, कॉपर जीतल, ठीक है। या फिर कॉपर तांबा, तांबा के बर्तन में जल वगैरह रखते, पानी रखते हैं ना, पानी रखते हैं उसमें पीने का वेरी उसको अच्छा माना जाता है। तो ऐसे याद कर लेना, जीतल से जल, थोड़ा सा राइमिंग, थोड़ा सा साउंड कर रहा है, जीतल जल, थोड़ा सा वैसे याद कर लेना, ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस किया, जस्टिस बेल भी इंट्रोड्यूस किया, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ, सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम चेंगिस खान। इल्तुतमिश के टाइम पे ना चेंगिस खान का इन्वेजन हुआ था, चेंगिस खान आया था जो कि कौन था, मंगोल था, वो एक मंगोल था, तो उसका इन्वेजन हुआ था। तो लेकिन जो कि इल्तुतमिश थे उन्होंने बचा लिया था चेंगिस खान के इन्वेजन से। चेंगिस खान तो पता है ये स्टोरी कितना सुने, कितना खूंखार था ये, तो वैसे इसने दिल्ली सल्तनत को चेंगिस खान से बचा लिया था। बेसिकली इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कि चेंगिस खान किसके टाइम पे आया था, इल्तुतमिश के टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, जो भी ऑप्शंस मिल जाए तो आंसर क्या होगा कि इल्तुतमिश के टाइम पे चेंगिस खान आया था। ये डाइट कब हुआ, 1227 AD में चेंगिस खान की डेथ हो गई। निज़ाम उल मुल्क जो था इल्तुतमिश का वजीर था। वजीर कौन होता है, PM। तो निज़ाम उल मुल्क मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पे था, ये PM था, ये वजीर था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया, अजीमाबाद को एज ए लर्निंग सेंटर बनवाया। अजीमाबाद कहाँ है, पटना में, तो एज ए लर्निंग सेंटर बनवाया, ठीक है। हौज ए सुल्तानी बनवाया, हौज ए सुल्तानी जिसको कहा जाता है किंग्स का रिजर्वियर है वो, और कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। इल्तुतमिश ने अपने इसके जो ससुर से साहब है वो उसने शुरू किया और दामाद जी ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया है, ओके। इसके टाइम पे जो लोग थे पैट्रनाइज जिसको इल्तुतमिश ने किया वो थे मिनहाज उल सिराज। इसने एक लिटरेचर लिखी, तबाकत ए, इसको ए पढ़ते हैं, आई ए ही पढ़ते हैं, तबाकत ए नसीरी। इसको कैसे याद कर सकते हो, नसीरी से नर्सरी साउंड आ रहा है ना, नर्सरी वही NC LKG वाला, LKG नहीं NC, नर्सरी। तो नर्सरी में क्या, मिन से मिनहास, मतलब मिन से मन थोड़ा ले लो, तो नर्सरी में मन स्कूल जाने का मन करता है नहीं ना, मन एकदम हाज मतलब ऐसे थोड़ा कर लो, कोई मन नहीं करता स्कूल जाने का। या फिर नर्सरी में हम कब पढ़ते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, तो मिन से मिनी कर सकते हो, या फिर मिन से मन बना सकते हो, तो मन या फिर मिनी कर लेना और यहाँ पे नर्सरी ले लेना, तो ये ट्रिक से याद हो जाएगा, ओके। एक चीज़ और थी इसमें मैंने लिखा नहीं कि देखो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, किसको हटाया था, कुबाचा को हटाया था जो कि लाहौर में रूल कर रहा था। फिर और कौन बच गया इधर, बिहार में कौन था, बख्तियार खिलजी। तो उसको कौन हटाता है, इल्तुतमिश उसको हटाता है, ठीक है, उसको हटाता है, उसको उसका एरिया फिर अपने कंट्रोल में लेता है। फिर याल्दोज भी होता है एक ना, इधर नहीं था वो, इधर गजनवीड एम्पायर के पास इसने अपना रूलिंग स्टार्ट की थी। तो इसको भी आराम सानी इल्तुतमिश इसको भी हटाता है, डिफीट करता है याल्दूज को। कब करता है, 1215 में। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि याल्दूज को कौन हटाता है, इल्तुतमिश हटाता है। एक चीज़ और इसमें निकलना, क्वेश्चन आया हुआ है, 1229 में इल्तुतमिश जो है रिसीव करता है एक मंसूर, एक उसको मंसूर मिलता है। मंसूर क्या होता है, एक लेटर होता है। मंसूर क्या होता है, एक लेटर होता है जो कि दिया जाता है खलीफा के तरफ से, लेटर दिया जाता है। और इसमें इस लेटर में इल्तुतमिश को एज ए सोवरेन रूलर ऑफ इंडिया का दर्जा दिया जाता है, सोवरेन रूलर ऑफ इंडिया का इसको दर्जा दिया जाता है। तो ये मंसूर कब मिलता है इल्तुतमिश को, 1229 में। और किसको मिलता है ये मंसूर, ये लेटर इल्तुतमिश को, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती हैं रजिया सुल्तान। देखो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का एक बेटा भी होता है जिसका नाम है बैरम शाह। वो कैपेबल होता नहीं है राजा बनने लायक, इसलिए फिर राजा कौन बनती है, रजिया सुल्तान, ठीक है।
इनका रूलिंग पीरियड है 1236 से लेके 1240 तक, सिर्फ 4 साल ही रूल करती है। ये फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल रूलर है मिडिवल इंडिया का। मिडिवल इंडिया क्या मतलब इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर है इससे। ओके, एंशिएंट में तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था, मिडिवल है तो मिडिवल इंडिया का फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल रूलर है, या फिर फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम फीमेल रूलर भी कह सकते हो। और याकूत एक इनका स्लेव, वैसे रजिया सुल्तान के बारे में मोस्ट लोगों को पता होगा, मूवी भी है और ऐसे सीरियल्स भी हैं तो काफ़ी लोगों को पता होगा। तो याकूत एक स्लेव होता है जो कि यूथोपियन स्लेव होता है, वो तुर्किश नहीं होता है, वो नॉन तुर्किश होता है, यूथोपियन स्लेव होता है। तो रजिया क्या करती है कि याकूत को, ये स्लेव होता है किस चीज़ का स्लेव, ये रॉयल हॉर्सेस का मास्टर होता है, मतलब स्तबल वगैरह रॉयल का ऐसा घोड़े का देखभाल करने वाला ये होता है, ये स्लेव होता है। तो रजिया क्या करती हैं, इसको बहुत हायर पोजीशन देती हैं, एज अफेयर टाइप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, थोड़ा लव अफेयर टाइप दिखाया जा रहा है कि याकूत जो रजिया को पसंद करते हैं ऐसा अफेयर दिखाया जाता है। तो इसको ये ना कुछ हाईएस्ट पोजीशन पर रजिया इसको रख देती हैं। लोग को ये पसंद आता नहीं है कि एक तो ये स्लेव है और इसको हायर पोजीशन पे रख दिया गया। वैसे भी रजिया को लोग ऐसे भी नहीं पसंद करते, जब फीमेल रूलर लोग ऐसे भी नहीं पसंद कर रहे थे इनको, और फिर जब याकूत को ये हायर पोजीशन देती है तो और लोग इनसे ऐसे नापसंद करने लगते हैं। एक तो ये स्लेव है, इसको हायर पोजीशन दे दिया गया, ऊपर से तुर्किश भी नहीं है, यूथोपियन है, ये नॉन तुर्किश है ये, तो लोग और इसको रजिया को नापसंद करने लगते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक रिवॉल्ट होता है भटिंडा में अल्तुनिया के द्वारा। अल्तुनिया भटिंडा में रूल कर रहा होता है, तो वो अल्तुनिया इसको चीज़ को पसंद नहीं करता है कि याकूत को एज ए स्लेव, ये स्लेव है, इसको हायर पोजीशन दे दिया गया है, तो इस चीज़ को पसंद नहीं करता। और रजिया एज अ फीमेल लीडर बनी है तो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है अल्तुनिया, और ये रिवॉल्ट करता है। ठीक है, तो अब रजिया जाती है याकूत के साथ, याकूत अब तो हायर पोजीशन में चला गया है, तो याकूत के साथ जाती है अल्तुनिया से वॉर करने, बैटल करना। ठीक है, सोचती है कैसे अल्तुनिया को ऐसा मार देंगे, बहुत इतना पावरफुल तो हम हैं ही, इतने ऐसे तुम छोटे मोटे राजा को तो ऐसे हम कर देंगे, क्योंकि ऐसे करती थी, ऐसे छोटे मोटे राजा को ऐसे मतलब पावरफुल थी ये, तो इनको लगा कैसे मार देंगे अल्तुनिया को, चलो सारा टेंशन खत्म। लेकिन यहाँ गेम उल्टा पड़ गया, अल्तुनिया के साथ जब वॉर हुआ तो अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया और रजिया को बंदी बना लिया। पहले शादी नहीं किया, पहले बंदी बनाया, और उस जिस प्रिजन में रजिया को रखा उस प्रिजन का नाम है किला मुबारक। इसको कैसे याद कर सकते हो कि मैरिड किया ना, उसके बाद मैरी करता है, तो ऐसे मुबारक, मैरिज वाला मुबारक से थोड़ा याद कर लेना कि मुबारक हुआ, और मुबारक मैरिज, शादी होती तो मुबारकबाद देते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेना, आप समझ, आप थोड़ा रिलेट कर लोगे। ओके ठीक है, चलो, तो पहले इसको प्रिजन में डालता है, इसको कैद करता है, ये अल्तुनिया रजिया को कैद करता है। कौन से किला में, कौन से प्रिजन में, किला मुबारक में। फिर रजिया को समझ में आता नहीं है कि भाई, इसको पूरा समझ में मतलब ऐसा हो जाता है कि अब क्या करें, कोई रास्ता है नहीं निकलने का, तो ये प्रपोजल रखती है अल्तुनिया के पास कि अल्तुनिया शादी कर लो हमसे। ठीक है, अब अल्तुनिया शादी कर लेता है रजिया से। ओके, यहाँ पे इस कहानी से क्या पता चला, बेचारा ये राह ही तक तर आ गया और अल्तुनिया इसको लेके चला गया। चलो, तो उसके बाद अल्तुनिया से शादी कर लेता है, तो जो 40 जो लोग के जो ग्रुप थे, जिसको कि चलीसा कहा गया, चलगानी कहा गया, वो इनके टाइम पे भी थे, रजिया के टाइम पे भी वो कंटिन्यू कर रहे थे, यहाँ पे भी थे वो, जो कि रजिया को एडवाइस करते थे, ऐसे बताते थे। ठीक है, तो रजिया को ऐसा लगता था कि ये लोग लॉयल हैं, लेकिन वैसे वो लोग लॉयल थे नहीं, क्योंकि वो लोग भी अगेंस्ट ही थे एक तरीके से कि एक फीमेल रूलर के अंडर हमें रहना पड़ रहा है। ठीक है, तो उन लोग को पसंद आया नहीं कि गई थी तो ये लड़ने और शादी करके आ गई है, ये कैसा बैटल हुआ भाई, और ऊपर से स्लेव को वैसा हायर पोजीशन पर रख दी थी, तो वो लोग भी रजिया के अगेंस्ट ही थे। इसीलिए फिर एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं रजिया को मारने का। कौन? वही सब 40 ग्रुप के जो लोग थे, चलगनी। तो 1240 में रजिया को मार दिया जाता है विथ कॉन्स्पिरेसी ऑफ जट्स के कॉन्स्पिरेसी के द्वारा इन कैथाल, हरियाणा में, कैथाल में, जो कि हरियाणा में है। और ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? खोखर ट्राइब। देखो बेसिकली क्या था ना कि जो वो लोग बोलते हैं एक ट्राइब को, ये खोखर ट्राइब को, कि देखो भाई एक इस रास्ते से एक व्यापारी जा रहा है,
तो हम तुमको काम देते हैं कि तुम इसको मार दो। बताया नहीं था उन लोग को कि रजिया जा रही है तो मार दो। अगर वो बता दिया होता है कि रजिया गुजर रही है इस रास्ते से, उसको मार दो, तो वो लोग नहीं मार पाते। कैसे मार पाते? रूलर है वो, इतनी बड़ी रानी है वो, कैसे मार देते? तो वो मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ ये बोला कि व्यापारी जा रहे हैं, तो ये सब ट्राइब्स को तो ध्यान लगा कि व्यापारी जा रहा है, व्यापारी को तो हम ऐसे टिपका देंगे। और ये शादी करके ही वापस आ रही थी, अल्तुनिया के साथ शादी करके ही वापस आ रही थी। तो जो जिसके साथ कॉन्स्पिरेसी बना के ऐसे बोल दिया था खोखर ट्राइब को, जाट्स को, कि वहाँ से व्यापारी आ रहा है इस रास्ते से, उसको मार देना। इनको पता था नहीं कि उसमें रजिया सुल्तान बैठी हुई हैं। इन्हें मार दिया, रजिया को भी मारा तो पता चला कि ये तो रजिया को हमने मार दिया है। रजिया को भी मारा, अल्तुनिया को भी मारा, दोनों को टपका दिया। ठीक है, तो रजिया वॉज किल्ड विथ कॉन्स्पिरेसी ऑफ जट्स इन कैटाल, हरियाणा में 1240 में। उसके बाद आते हैं बैरम शाह, नसरुद्दीन महमूद। ये लोग इम्पोर्टेंट है नहीं, तो सीधे हम बलबन पे बढ़ते हैं। बलबन कौन है भाई? बलबन है नायब ऑफ नसरुद्दीन महमूद। इसका नायब है, नायब कह सकते हो, एज अ पीएम कह सकते हो। पीएम से थोड़ा सा पोजीशन नीचे है, सारा डिपार्टमेंट इसके अंडर है, लेकिन फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट इसके अंडर नहीं आता है। और पीएम में सारा डिपार्टमेंट आता है, तो सिर्फ इतना का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बलबन होता है, जो होता है नसरुद्दीन महमूद का नायब है। और इसको नसरुद्दीन महमूद को ऐसा पॉइजन दे के मार देता है, फिर खुद गद्दी पे बैठ जाता है बलबन। ओके, इसका डेट है 1266 से लेके 1287 तक, 1266 से लेके 1287 तक। ये अपने आप को टाइटल देता है उलगू खान का, जिसका मतलब है सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सेवियर है। सेवियर क्यों है अभी बताएंगे। इसने सबसे पहले क्या रिपील किया? चालीसा को, जो 40 लोगों का जो ग्रुप था, सबसे पहले उसको रिपील किया। क्यों किया भाई? क्योंकि ये जो 40 लोगों का जो ग्रुप बनाया था ना इल्तुतमिश, उस वक्त तो ये लॉयल थे उनके लिए, राजा के लिए लॉयल थे, राजा के हिसाब से काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे ना ये 40 लोगों का जो ग्रुप था ना, ये अपने आप को पावरफुल बनाने लगे थे। और इतना पावरफुल बना लिए थे कि खुद को ऐसे किंग मेकर मानते थे। मतलब कि ऐसे बोलते थे कि हम राजा को बना सकते हैं, हम राजा को हटा सकते हैं, ऐसा ये खुद को बोलते थे। कि ये तय करते थे कि अगला राजा कौन होगा। इतना पावरफुल ये खुद को बनाने लगे थे। ठीक है, और इतना पावरफुल बन भी गए थे एक हद तक, तभी तो रजिया को ऐसे कॉन्स्पिरेसी करके समरवा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बर्बन को ये चीज़ पता था कि अगर मैंने इस कंटिन्यू किया चालीसा को, 40 लोगों का ग्रुप को, तो फिर दिक्कत हमको हो जाएगा। और मैं तो नायब हूँ ना, मैं तो उसको मार के आया हूँ ना नसरुद्दीन महमूद को, तो शायद ये लोग मेरे को ऐसा हटवा दें राजा से, क्योंकि मैं राजा तो ऐसे हूँ नहीं, हायरार्की वे में से राजा तो मैं हूँ नहीं। तो इसीलिए इसने सबसे पहले आते ही रिपील किया चालीसा को। इससे क्या पता चला कि इसने दिल्ली सल्तनत को सेव किया। मतलब अगर ये पूरा रूल अगर चालीसा के हाथ में आ जाता तो दिल्ली सल्तनत फिर कोई और ही रुख ले लेती। तो इसलिए अपने आप को सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और इन्हें सबसे पहले आते ही चालीसा को रिपील किया, सबसे पहले चालीसा को ख़त्म किया। ठीक है, ये अपने आप को जिल लाही कहते थे। जिल लाही का मतलब क्या था? शैडो ऑफ गॉड, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये खुद को क्या कहता था बलबन कि मैं भगवान का परछाई हूँ, भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सोचो, मानो कि वो भगवान की ही बातें हैं जो मैं आप तक बोल रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं ना अपने ये हम लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और फिर वो जाते हैं पार्लियामेंट में, वो वही बात कहते हैं जो हम उन्हें कहते हैं। हम कहते हैं ये चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ हमें ऐसे चाहिए, तो वो वही बात कहते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो सेम ये अपने आप को कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के। गॉड हमें जो बोलते हैं हम वही आके तुम्हें बोलते हैं। इसका मतलब ये मानो कि मेरी जो भी बात निकली हुई है भगवान का बोले वो। ठीक है, तो अपने आप को जिल इलाही कहता था। और ये अपने आप को ये सब क्यों कह रहा था? क्योंकि ये अपने क्राउन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। ये जो 40 लोगों का जो ग्रुप था वो स्ट्रॉन्ग जो हो रही थी ना, उसको हटा के ये राजा के जो स्ट्रेंथ है, राजा का जो पावर, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता था कि सबसे ऊपर राजा है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ऐसा। ठीक है, और एक चीज़ और, ये अपने आप को नियाबत एक खुदाई का भी टाइटल दिया है, जिसका मतलब क्या था? किंग इज़ द डिप्टी ऑफ गॉड। गॉड का डिप्टी है किंग।
और ये अपने आप को ट्रेसिंग की है कि मैं जो हूँ एंसेस्टर हूँ किसका, अफरासियाब का मैं एंसेस्टर हूँ। मेरे पूर्वज कौन है, अफरासियाब से मैं आया हूँ। अफरासियाब कौन है भाई, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे अफरासियाब। तो ये अपने आप को उसका पूर्वज बताता है, जिससे पता चलेगा कि ये इतना बड़ा लोग है, ओ माय गॉड इतना बड़ा लोग है ये, ऐसा। ठीक है, कल को कोई कहता है कि मैं अंबानी के पूर्वज से हूँ तो होगा ना सेम। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, पहले ब्लड को समझते हैं। इसको कहते हैं, ब्लड को कह सकते हैं रूट चेक। देखो ब्लड से, देखो ब्लड चेक कर रहे हैं, खून चेक कर रहे हैं, इसको लिटरल मीनिंग ऐसे मत समझना, खून चेक नहीं कर रहे हैं, जनरेशन चेक कर रहे हैं। खून का जो ऐसा जनरेशन होता है ना, खून ब्लड रिलेशंस, हाँ वो चेक कर रहे हैं। क्यों चेक करता था कि इसके कोर्ट में जो भी अगर हायर पोजीशन पे है और अगर वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है या फिर स्लीव वाले जनरेशन से अगर वो बिलोंग करता है तो उसको हटा देगा, वो हायर पोजीशन से उसको हटा देगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि लोअर कास्ट में होगा या फिर स्लीव जनरेशन से वो बिलोंग करता होगा और वो हायर पोजीशन पे रहेगा तो उसको वो हटा देता था। ठीक है, उस हायर पोजीशन पे सिर्फ हायर कास्ट वाले लोग रहेंगे। तो ऐसा वो चेक कर रहा था कि कोई ऐसे मेरी किंगडम में कोई ऐसा तो नहीं है जो हायर पोजीशन पे और वो लो कास्ट का है, तो अगर ऐसा है तो उसको हटाओ वहाँ से, उस पोजीशन को उसको हटाओ। ये तो ब्लड वाला हो गया। आयरन पॉलिसी क्या होती थी कि अगर कोई रिवॉल्ट करेगा उसके खिलाफ, ठीक है, कोई भी वो चीज़ लाएगा, जैसे कि ये ब्लड पॉलिसी जो लाया, अगर कोई उसके खिलाफ रिवॉल्ट करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सीधे फांसी उसको ऐसा मार दिया जाएगा, उसको फांसी दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ने किया था, किसने किया था, तुगरिल बेग ने किया था, वो इसके खिलाफ रिवोल्ट किया था। तो उसको, तुगरिल बेग कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का एक गवर्नर था, तो उसने रिवोल्ट किया था। तो बलबन ने क्या किया, तुगरिल बेग को ऐसे फांसी पे लटकाया और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। ठीक है, तो ये आयरन पॉलिसी हो गया। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया, बलबन ने, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने सजदा एंड पैबोस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सजदा मीन्स बो करने का और पैबोस मीन्स किस द फीट। देखो सजदा मीन्स कहीं भी मैं दिख जाऊँ, किंगडम में बताया था, बोला था कि मैं कहीं भी तुम्हें दिख जाऊँ, मेरे सामने झुकना है तुम्हें। ठीक है, पैबोस भी करना है, मेरे फिट को, मेरे पैर को चूमना है, किस करना है। ये चीज़ें इसने क्यों ला रहा था ये सब चीज़ें, क्योंकि ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत, जो पोजीशन है राजा का पोजीशन, वो बहुत बड़ा पोजीशन है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए सब ला रहा था। मान देखो कोई भी जो इंसान राजा के सामने झुक रहा है, उसके पैर किस कर रहा है, तो तुम्हें लगता है कि वो रिवॉल्ट करेगा उस राजा के खिलाफ, नहीं ना। तो बस इसी को चीज़ को, ये सुप्रीमेसी को ये दिखाने के लिए सब चीज़ें कर रहा था वो। सजदा एंड पैबोस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया किसने, बलबन ने इंट्रोड्यूस किया। नैरोज फेस्टिवल क्या है, एक पर्शियन फेस्टिवल है, इसको इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले कौन ये फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया, तो बलबन। नैरोज फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट। और भी चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि दीवान-ए अर्ज, दीवान-ए अर्ज क्या है, मिलिट्री इसने इंट्रोड्यूस की। और दीवान-ए वज़ारत, मिलिट्री डिपार्टमेंट है दीवान-ए अर्ज, और दीवान-ए-वज़ारत इसने इंट्रोड्यूस की बलबन ने। ये क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये, दीवान-ए-वज़ारत। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, कैकाबाद, जो कि बलबन का पोता है। ये लास्ट रूलर है। ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। 1287 से लेकर 1290 तक रहता है, मतलब टिका है, अच्छा खासा टिका, 3 साल तो टिक गया। ठीक है, तो ये कैकाबाद क्या होता है, ये कम एज का होता है। जब ये राजा बनता है तो काफ़ी कम एज का होता है, और इसका एक मिलिट्री कमांडर होता है कैकाबाद का, वो होता है, उसका नाम है मलिक फ़िरोज़। और ये मलिक फ़िरोज़ जो कि मिलिट्री कमांडर होता है, कैकाबाद को मार देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। और फिर ये दूसरा डायनेस्टी स्टार्ट करता है, दूसरा डायनेस्टी के नाम से ये अपना स्टार्ट करता है, और उस डायनेस्टी का नाम है खिलजी डायनेस्टी। तो ये है कौन भाई, मलिक फ़िरोज़ वही है, जलालुद्दीन खिलजी को ही मलिक फ़िरोज़ कहा जाता है, सेम ही पर्सन है। मलिक फ़िरोज़ कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी।
ठीक है। और ये है कौन मलिक फिरोज, जलालुद्दीन खिलजी है कौन, यही है, ये पार्ट ऑफ जो 40 लोगों का जो ग्रुप था ना उसी में से ये एक है। अब भाई तुम इतने बड़े 40 लोगों का ग्रुप इतने टाइम से चला आ रहा था, बलबन उसको आते ही हटा दिया, तो सबके अंदर एक ईर्ष्या, एक ईर्ष्या नहीं, मतलब गुस्सा नहीं आ जाएगा कि बदले की भावना, तो बस बदले की भावना इसने ले ली पोता को हटा के, तो वही हुआ। एक चीज़ और है वो मैंने लिखा नहीं, उसको आप लिख लेना। इनके कोर्ट में एक पर्सन रहते हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। किन के कोर्ट में? ये बलबन के कोर्ट में रहेंगे, बलबन के कोर्ट में, जलालुद्दीन खिलजी के कोर्ट में और अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में रहते हैं, ठीक है। बलबन के कोर्ट में, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में ये रहते हैं। अमीर खुसरो, इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अमीर खुसरो को क्या क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को क्या क्या कहा जाता है? पैरोट ऑफ इंडिया, पैरोट ऑफ इंडिया, या फिर तुत ए हिंद, तुत से वही तोता वाला, तुत ए हिंद, अमीर खुसरो को कहा जाता है। यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ का इन्वेंशन किया? अमीर खुसरो ने इन्वेंशन किस किस चीज़ का किया? सितार का, तबला का, इंपॉर्टेंट है, सितार तबला का इन्वेंशन किसने किया? अमीर खुसरो ने। कवाली का किया, तराना का किया, ख्याल का किया, ख्याल एक है, इंद्रप्रस्थ, देखो मैं लिख तो नहीं पा रही हूँ क्लियरली, लेकिन मैं क्लियरली बोल रही हूँ, इंद्रप्रस्थ मठ, इंद्रप्रस्थ मठ, ये चारों है क्या? ये चारों है स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, स्टाइल ऑफ म्यूजिक है ये। कवाली, तराना, ख्याल, इंद्रप्रस्थ, ये सब स्टाइल ऑफ म्यूजिक है। और ये चारों को मिला के क्या कहा जाता है? ये चारों को मिला के क्या कहा जाता है? मैं हटा रही हूँ, वो जो चारों था उसको मिला के कहा जाता है चतुर्दंडी संप्रदाय, चतुर्दंडी संप्रदाय, दंडी या फिर दंडी संप्रदाय, चतुर्दंडी संप्रदाय इसको कहा जाता है। वो है क्या? वो चारों स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, ठीक है। बाकी यहीं तक था, हमारा खत्म हो गया। एक चीज़ और बच गया कि इनका लैंग्वेज क्या था, तो लैंग्वेज लिख लेना। इनका कोड, इनका नहीं सबका, पूरा दिल्ली सल्तनत का, और इसके बाद जो मुगल डायनेस्टी में पढ़ेगा पूरा मुगल का, दिल्ली और मुगल दोनों का कोर्ट लैंग्वेज जो होता है वो सेम ही होता है। वो क्या है? पर्शियन। क्या है? पर्शियन। इसको लिखना, दिल्ली और मुगल दोनों का कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन ही है, पर्शियन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया है, और कल हम करेंगे खिलजी डायनेस्टी। आज हमारा स्लीव डायनेस्टी खत्म हो गया, कल हम करेंगे खिलजी डायनेस्टी, जो कि सेम दिल्ली सल्तनत का ही ये डायनेस्टी है। और हाँ, एक सेकेंड और, इसको जो मैंने कहा था ना, इसको आम भाषा में इसको गुंबद भी कहते हैं, गुंबद, पता ही होगा ऐसे करके ये जो बनता है सब गुंबद कहते हैं। जिस और ये कौन से टेक्निक से बना है? कॉर्बेलिट टेक्निक से बना है, ठीक है। तो यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, और ओके, तब तक के लिए थैंक यू।